हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेमेडीज के ऊपर। हमारा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब रेमेडीज क्या होती है, देखिए हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जब दोनों पार्टी के अपने अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं और उसमें से जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को जो है फुलफिल नहीं करती है, उसको ब्रीच करती है, तब क्या होता है, तो दूसरी पार्टी को कुछ लॉस होता है, कोई नुकसान होता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या करता है, वो बी से कुछ कंपनसेशन लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपकी रेमेडीज होती है। मतलब कुछ हर्जाना लेता है तो वो होता है आपका रेमेडीज होती है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, डैमेजेस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। डैमेजेस मतलब आपको नुकसान लग सकता है, बट इसका अर्थ क्या है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डैमेजेस का मतलब होता है रिलीफ, ठीक है। क्या उसमें आपको रिलीफ मिल रहा है, फिर क्या उसमें आपको हर्जाना मिल रहा है, रेमेडीज मिल रही है, ठीक है। डैमेजेस का मतलब अब आता है इसमें काइंड्स ऑफ डैमेजेस का मतलब आता है कि कितने प्रकार की यहाँ पे आपकी डैमेजेस रहेंगी। जैसे कि आपकी अनलिक्विडेटेड होती हैं और लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, वो देखेंगे बात इसमें। और देखेंगे भी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या होता है, तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सेक्शन 73, 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके कवर होंगे। तो इसके लिए हम तीन सब सेक्शन पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो सेक्शन 73 बात करता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। कंपनसेशन फॉर किसके लिए, लॉस और डैमेज। तो देखिए एक बात का हम ध्यान रखें कॉन्ट्रैक्ट में कि एक शब्द आ रहा है डैमेज, है ना, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे डैमेजेस। तो ये जो डैमेजेस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया आपका रिलीफ या फिर कंपनसेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसमें रेमेडी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या तो रिलीफ कह दो या कंपनसेशन कह दो या फिर रेमेडी कह दो। और जो डैमेज हो गया ये मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कोई भी लॉस, कोई भी नुकसान हो गया वो हो गया आपका डैमेज, है ना। तो यहाँ पे दो चीज कवर कर रहे हैं, एक तो हम डैमेज की बात कर रहे हैं, एक और यहाँ पे डैमेजेस की बात हम कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे डैमेज वर्ड है, यहाँ पे क्या मतलब है, लॉस से उसका मतलब है कि क्या क्या उसको नुकसान हुआ है, क्या क्या इंजरी हुई है। और डैमेजेस का मतलब कि उसके लिए क्या उसको मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, मुआवजा उसको मिल रहा है, ठीक है। तो करते हैं कंटिन्यू। तो ये कहता है सेक्शन 73 बात करता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस फॉर बाय डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई हमारे बीच में संविदा हुई है और उसका उल्लंघन होता है, तो उससे जो हमको लॉस या फिर डैमेज कॉज होते हैं, कोई भी नुकसान होता है, तो उसके लिए जो हमें मुआवजा होता है, कंपनसेशन होता है, उसकी बात करता है सेक्शन 73। और यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात ये करता है। सेक्शन 73 क्या बात करता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात ये करता है। अब यहीं पे समझ लेते हैं दो टाइप के आपके डैमेजेस हो गए, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, और एक होता है आपका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जहां पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वहां पे उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, है ना। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना का लॉस वहां पे हुआ है। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि मैंने जो है क्या करा, आपसे, आपके पास एक कार है, मैंने वो आपकी कार परचेज करने का आपके साथ कांटेक्ट किया, या फिर ए ने बी के साथ क्या करा, बी के पास कार है, ए के पास क्या है, अमाउंट है। तो ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया कि आपके पास जो कार है वो मैं परचेज कर लूंगा। तो इनके बीच में गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सपोज ए क्या करता है, बाद में कार लेने से मना कर देता है, या फिर बी अपनी कार देने से मना कर देता है।
अब देखिए इसमें लॉस क्या हुआ, क्या बी को कुछ लॉस हुआ? नहीं भाई, देखो बी की कार बी के पास ही है, उसको कोई लॉस नहीं हुआ। ए को कोई लॉस हुआ? नहीं, ए का अमाउंट जो है वो ए के पास ही है, तो इसको भी कोई लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई लॉस, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए? तो यहाँ पे फैक्ट देखने पड़ेंगे कि भाई क्या क्या फैक्ट है, कोर्ट क्या वहाँ पे निर्धारित करती है, उस हिसाब से वहाँ पे उसको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या कि मैं आपकी कार खरीदूंगा, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे ए और बी के बीच में पहले ही डिसाइड हो जाता है, क्या हो जाता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर आपकी संविधा उल्लंघित होती है, उसका उल्लंघन होता है, तो वहां पे दूसरी पार्टी जो है जिसने उल्लंघन किया है वो क्या करेगा, वो 5,000 रुपये क्या करेगा, कंपनसेशन के रूप में देगा। जैसे कि आपके पास कार थी और मेरे पास अमाउंट था, मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी कार जो है किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे परचेज करना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है, मैं अपनी कार जो है आपको इतने अमाउंट में जो आपको बेच दूंगा। फिर हमने साथ में एक कंडीशन लगाई, क्या कि अगर आप में से या फिर मुझ में से कि कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है ना, उसका ब्रीच करता है, तो जो ब्रीच करेगी पार्टी, तो वो दूसरी पार्टी को करेगा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देगा। तो वहां पे अगर वहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो इतना अमाउंट हम जो है क्या कर देंगे, उसको दे देंगे। तो ये होता है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब कि हमने उसको निर्धारित कर दिया है कि इतना जो है कंपनसेशन मिलेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वहां पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना वहां पे जो है कंपनसेशन बनता है। सपोज एक पेंटर है बी, बी कौन है, अब ये पेंटर है, अब इसकी जो है बनाई हुई पेंटिंग कई जो है लाखों करोड़ों में बिकती है। अब ए ने कॉन्टेक्ट किया बी के साथ कि भाई मुझे जो है आपकी बनाई हुई पेंटिंग चाहिए। अब बी ने कहा ठीक है, मैं आपको पेंटिंग बना के दे दूंगा। बाद में क्या होता है, बी पेंटिंग बनाने से मना कर देता है, तो यहाँ पे ए को कितना लॉस हुआ? मे बी वो पेंटिंग जो है 3 लाख में भी जा सकती थी, मे बी वो पेंटिंग जो है 10 लाख में भी या फिर 50 लाख में भी जा सकती थी, या फिर मे बी इन करोड़ में भी जा सकती थी। तो यहाँ पे ए को कितना लॉस हुआ है? देखो कहने को तो ए का कुछ लॉस हुआ नहीं है, ए के पास जितना अमाउंट था उतना उसी के पास अब भी है, बट जो उसको पेंटिंग मिल सकती थी, ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच से क्या कितना वहां पे नुकसान हुआ है, वहां पर हम जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसे जो लॉस होते हैं उसको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए आप कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप सेक्शन 73। और जो आता है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 74, है ना। तो पहले सेक्शन 73 देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है वो ब्रोक हो चुका है, ब्रीच हो चुका है, मतलब कि उल्लंघन हो चुका है। द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस पार्टी ने ब्रीच किया है वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को जो है कंपनसेशन देगा। ठीक है, पार्टी ब्रीच एंटाइटल्ड टू रिसीव, तो जिस पार्टी को लॉस हुआ है, जिसने सफर किया है, तो क्या होगा, उसको मिलेगा किसके द्वारा, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम बाय देयर बाय विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हम पढ़ेंगे। एक टर्म और समझ लेता हूँ यहाँ पे हाथों हाथ, वो बात आती है आपका रिमोटनेस। अब रिमोटनेस क्या होता है कि मतलब एक दूरदर्शिता होती है ना, हम उसकी बात यहाँ पे हम करते हैं। अब ए और बी के बीच में क्या हुआ है, कोई कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, शब्द क्या है आपका, रिमोटनेस। ठीक है, कि वो कितना रिमोट है, मतलब रिमोट मतलब कि कितनी दूर तक जो है वहां पे उसका इंपैक्ट जा रहा है ना। अब जैसे कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट होता है, अगर उसका ब्रीच होता है तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कोई उसका जब परिणाम निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उस परिणाम से भी कोई दूसरा परिणाम निकल का है, फिर उससे भी कोई और निकल का है, फिर उससे भी कुछ और इम्पैक्ट हो। ठीक है, क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं
तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे आसपास हैं सिर्फ वहीं पे प्रभाव पड़े, इनडायरेक्टली जो है क्या होता है वहाँ पे कहीं और भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच हुआ, उससे क्या हुआ, कुछ लॉस निकल के आया, फिर उस लॉस से कुछ और लॉस हुआ, फिर उस लॉस से कुछ और लॉस हुआ। जैसे कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, कि ए जो है बी को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या कर देगा, वहां पे उसको छोड़ देगा, है ना। बट ए अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है और वो उस जगह छोड़ के कहीं और जाके उसे छोड़ देता है, ठीक है। सपोज टाइम पे रात वगैरह हो रही थी, अब वहां से जो है बी को वापस आना था, वहां पर उसे ना तो कोई जो है ट्रांसपोर्ट मिला, ठीक है, फिर सब पैदल आना पड़ा। जब वो पैदल आया तो बारिश पड़ गई, वहां पर उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, कुछ लॉस हो गया। फिर क्या हो गया, तबीयत खराब हुई तो अगले दिन उसकी मीटिंग थी, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो उसको सपोज 10 लाख का जो उसके बिजनेस में जो है लॉस हो गया। अब 10 लाख का लॉस हो गया तो क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसकी कंपनी के शेयर्स गिर गए, तो फिर कंपनी बंद हो गई। तो क्या हो गया, एक ही गलती की वजह से क्या हो गया, बी को इतना सारा नुकसान उठाना पड़ा। अगर ए उस दिन उसको सही जगह उतार देता तो ना तो जो है बी की तबीयत खराब होती, ना ही उसकी मीटिंग मिस होती, ना ही उसको 10 लाख का जो है लॉस होता, ना ही उसकी जो है कंपनी के शेयर्स गिरते, और ना ही उसकी कंपनी बंद होती। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ने जो कार्य किया है तो उसके क्या हो गया, यहाँ पे उसको इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले हैं बी को। तो क्या बी सबके लिए ही क्या कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है, या फिर सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही लेगा। तो वो बात करता है आपका कि अनलिक्विड डैमेजेस में, कि वो सिर्फ जो है नॉट रिमोट जो जो होते हैं आपके, एक तो हो गया रिमोट मतलब क्या हो गया, कि बहुत ही दूर तक के जो वहाँ पे हम जो है स्टेप्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तक कि हम डैमेजेस की बात कर रहे हैं रिमोट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि रिमोट नहीं होने चाहिए, मतलब कि विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, कि जो कि यूजुअली जो आपके जनरली जो लॉस कॉज होते हैं किसी भी एक्ट से, तो वहाँ की उसकी बात ये करता है। और विच पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू लाइकली रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी उसे ब्रीच करती है, तो जो सफरिंग पार्टी होती है, जो पार्टी उसमें पीड़ित पक्षकार होता है, वो क्या कर सकता है, वो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है, डैमेजेस ले सकता है। किस चीज के लिए, ऐसे जो है नुकसान के लिए जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच से जो है आमतौर से निकल के आते हैं, या फिर दोनों पक्षकारों को पता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो ऐसे ऐसे परिणाम निकल के आ सकते हैं, तो ये वहां की उसकी बात ही करता है। तो ऐसे जो है कंपनसेशन जो है पीड़ित पक्षकार जो है ब्रीचिंग पार्टी से, जो कि उल्लंघन कर रही है पार्टी, उससे ले सकता है। ये आपका सेक्शन 73 कहता है। आगे कहता है सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रीच, ठीक है। तो जो हमने बात की थी कि जो नेचुरली अरोज होते हैं, ठीक है, जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से जो जनरली निकल कर आते हैं परिणाम, ये सिर्फ उनके लॉस की बात करता है, और वो रिमोट की बात नहीं करता है, कि कंपनसेशन जो है ना, रिमोट जो आपके डैमेजेस हैं उनकी बात ये नहीं करता है। मतलब कि रिमोट मतलब जो इनडायरेक्ट लॉस है, जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से जो डायरेक्ट लॉस हो रहा है सिर्फ उसी की बात कर रहा है, इनडायरेक्ट लॉस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई इनडायरेक्ट लॉस हुआ है या फिर कोई स्पेशल डैमेजेस हुए तो उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि कंपनसेशन फॉर फेलियर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन रिजर्विंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के फलस्वरूप क्या होता है, कुछ ऑब्लिगेशंस बनते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ दायित्व भी वहां पे बनते हैं। अगर कोई पार्टी उनको फॉलो नहीं करता है, उन ऑब्लिगेशन को नहीं निभाता है, तो वहां पे फिर क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कहता है व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्लिगेशन कौन से हैं, दायित्व कौन से हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर आए हैं, हैज बीन इनकर्ड, अब उनको जो है निभाने का जो है वक्त आ चुका है, और हैज नॉट बीन डिस्चार्ज, और उनको जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया, मतलब कि उनको परफॉर्म नहीं किया गया। Any person injured by the failure of discharge is entitled to receive the same compensation from the parties in default as if such parties has contracted to discharge it
एंड हैड ब्रोकन दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हो गया, भले ही ए और बी के बीच में क्या किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या किसी भी चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ कुछ ऑब्लिगेशंस निकल कर आते हैं, तो अगर कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उन ऑब्लिगेशंस को लेकर ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जो दूसरी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए और बी के पास एक कार थी, ठीक है। अब ए और बी के बीच में क्या हुआ, इस कार को जो है क्या हुआ परचेज करने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि मैं आपसे कार परचेज करूंगा, ठीक है, आप अपनी कार को जो है ना एज इट इज मेंटेन करके रखना। अब बी का, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कार को परचेज और सेल करने का। सो सेल करने का वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कार को खरीदा बेचा जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन निकल के आता है। वो क्या होता है कि बी का ऑब्लिगेशन क्या है कि कार को मेंटेन करके रखे, उसको नुकसान ना होने दे, ठीक है। अब क्या हो गया कि बी ने क्या करा, बी ने लापरवाही दिखाई, ठीक है। उसे पता था कि कार में खराबी हो रही है, अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वो बढ़ जाएगी, फिर कार इवेंचुअली खराब हो सकती है। तो बी ने अपने उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, जिससे क्या हुआ, उसकी कार खराब हो गई, ठीक है। तो कार तो अब भी है बट अब वो खराब हालत में है। तो भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कार को लेने का था, बट बी ने क्या करा, बी ने उसकी देखभाल नहीं करी है उस कार की, वहां पर उसका ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, कार की देखभाल करने का था, तो वो ब्रीच हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। अब इसमें केस आता है हार्डली वर्सेस बैक्सेंडेल का। ये कहता है द प्लेंटिफ कैरीज ऑन ए एक्सटेंसिव बिजनेस मिलर, द मिलर वाज स्टॉप बाय ब्रेकेज ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। अब देखिए क्या था, एक था प्लेंटिफ और एक हो गया आपका डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिफ की क्या थी, एक मील थी, ठीक है, और उसमें एक जो है वहां पे वो था क्रैंकशाफ्ट था, तो ये भी कोई मशीन या फिर कोई पुर्जा वगैरह होता है तो वो था। अब क्या होता है, प्लेंटिफ की क्या होता है, वहां पे उसकी मील में क्रैंकशाफ्ट टूट जाता है ना। अब क्या होता है, प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के पास जाता है, कहता है कि भाई ये रहा मेरा ये क्रैंकशाफ्ट है, मुझे वो प्रोवाइड करवा दो। डिफेंडेंट क्या थी, एक ऐसी फर्म थी जो कि क्रैंकशाफ्ट प्रोवाइड करवाती थी, है ना। अब प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट से कि मेरी मिल का जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्या खराब हो चुका है, आप मेरे को नया क्रैंकशाफ्ट प्रोवाइड करवा दो। तो डिफेंडेंट ने क्या करा, डिफेंडेंट ने उसको प्रोवाइड तो करा बट काफी टाइम बाद प्रोवाइड किया, मतलब कि जिस टाइम पे प्रोवाइड करना था उससे थोड़ा सा डिले कर दिया। जब डिफेंडेंट ने उस क्रैंकशाफ्ट को प्रोवाइड करवाने में डिले कर दी तो प्लेंटिफ ने फिर डिफेंडेंट पे सूट फाइल कर दिया कि आपकी इस डिले से, आपने जो देरी करी है उस वजह से मेरे को नुकसान हुआ है, मुझे उसके लिए कंपनसेशन चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ था, देखिए प्लेंटिफ ने भले बता रखा था कि भाई मेरी मेल बंद है, आप मेरे को क्रैंकशाफ्ट प्रोवाइड करवा दीजिए, तो क्या यहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपको नुकसान हुआ है कि क्रैंकशाफ्ट नहीं मिला आपको, उस दौरान आपकी मील बंद रही, आपको भी लॉस हुआ है, तो वहां पे जो आपको नुकसान हुआ है वो क्या आपका इनडायरेक्ट या फिर स्पेशल डैमेजेस में आएगा। क्यों, क्योंकि आमतौर पे जो मील होती है ना वो इस स्थिति में क्या करती है, वो क्रैंकशाफ्ट को रिपेयर करवा लेती हैं, ठीक है, और रिपेयर करवा के वो एक दो दिन में उसको फिर से वर्किंग में ले आते हैं। बट आपने रिपेयर नहीं करवाया, आपने वेट किया कि नया क्रैंकशाफ्ट आएगा हम तभी काम करेंगे, तो ये क्या है, जनरली डिफेंडेंट ने भी यही सोचा था कि इन्होंने ठीक करवा लिया होगा, मैं आराम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये कहते हैं कि स्पेशल डैमेजेस यहाँ पे जो इसको माना गया था, और यहाँ पे प्लेंटिफ को कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है। अब ये कहते हैं दिस डिसीजन हैज ऑलवेज बीन टेकन एज लेइंग डाउन टू रूल्स। तो ये जो डिसीजन था आपका हार्डली वर्सेस बैक्सेंडेल वाला केस, यहाँ पे दो चीजें निकल के आई थी। पहला था आपका जनरल डैमेजेस, मतलब कि जो आमतौर पर होते हैं, और एक हो गया आपका स्पेशल डैमेजेस जो कि जिसको हम इनडायरेक्ट डैमेजेस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें निकल के आई थी। तो जो डायरेक्ट डैमेजेस हैं इसके लिए क्या होता है, कंपनसेशन मिल जाता है। जो इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं इसके लिए कंपनसेशन आपको नहीं मिलता है, कोई भी आपको मुआवजा नहीं मिलता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है कि नो रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस व्हेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नॉट नोन। अब देखिए, अब कोई भी कॉन्टैक्ट है उसका ब्रीच होता है, तो मेरे को नहीं पता है कि उसके ब्रीच से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, तो उससे जो भी डैमेजेस हो रहे हैं वो होते हैं आपके स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, तो अगर स्पेशल डैमेजेस मेरी नॉलेज में हैं तब तो मैं उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए जो है लायबल हूँ। अगर मेरी नॉलेज में नहीं है तो उसके लिए मैं कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं हूँ। इसके लिए आपका केस आता है हॉब्स वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्ट वेस्टर्न रेलवे कंपनी। तो इस केस में देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है अ ट्रेन पुल्ड इट्स पैसेंजर टू अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्लेंटिफ्स एंड हिज वाइफ फाइंड्स नो अदर कन्वीनियंस nor a place to stay, had to walk home at the midnight. The jury allowed 8 as the damages for the inconvenience suffered by the plaintiff in being obliged to walk and 20 euros in respect of the wife's illness. तो यहाँ पे क्या था कि प्लेंटिफ था और उसकी वाइफ थी। ठीक है, उनको क्या था, कहीं जाना था। ठीक है, कौन लेके जाता है इनको, डिपेंडेंट लेके जाता, बट डिफेंडेंट ने उस जगह छोड़ के क्या करा, उसको कहीं और उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हुआ था प्लेंटिफ्स का और डिफेंडेंट के साथ, जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या हुआ था कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे वो आप मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर देना, बट डिफेंडेंट ने उस कॉन्टैक्ट को ब्रीच करते हुए क्या करा, उसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आधी रात थी, वहाँ पे ना तुमको कोई ट्रांसपोर्ट मिला, ना ही वहाँ पे कोई रुकने की जगह मिली, तो उससे क्या हुआ, उससे जो है उनको पैदल ही वहाँ पे वापस आना पड़ा उस जगह तक, है ना। अब उससे क्या हो गया, उससे उनकी जो वाइफ थी उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गई, उससे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आए। तो प्लेंटिफ ने क्या करा, डिफेंडेंट पे सूट फाइल कर दिया कि आपके जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, संविदा की उल्लंघन की वजह से मेरे को नुकसान हुआ है, मेरे को उसके लिए क्या कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि आपने जो है इनको यहाँ पे उतारा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो खर्चा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको 8 यूरो दे देते हैं। ठीक है, जो भी आपका वहाँ पे खर्चा लगा होगा, मतलब आमतौर पे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी बंदे को इस जगह ना छोड़कर इस जगह छोड़ दोगे तो जो वापस आने का जो किराया है वो तो लगेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे 8 जो है वहाँ पे यूरोज वहाँ पे उसको दे दिए गए, प्लस उसके साथ साथ जो वाइफ की जो तबीयत खराब हुई थी इसकी, उसके लिए जो है 20 यूरोज क्या करे थे वहाँ पे कंपनसेशन दे दिया था कि तुम्हारी जो है उल्लंघन की वजह से क्या हो गया, उनकी वाइफ की तबीयत भी खराब हो गई है, तो उसके लिए हम 20 यूरो हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बात से नाखुश होकर प्लेंटिफ ने अपील कर दी कि भाई ये जो कंपनसेशन मिला है मेरे को बहुत ही कम मिला है। तो जब अपील में क्वींस बेंच ने जब इनकी अपील सुनी तो उन्होंने कहा कि जो 8 यूरो थे ये क्या था, ये डायरेक्ट डैमेजेस में आते हैं। किस में आते हैं, डायरेक्ट या फिर जनरल डैमेजेस में आपके आते हैं, तो ये आपको अलाउ कर दिए जाते हैं। बट ये जो 20 यूरोज हैं ये क्या है, ये आपके इनडायरेक्ट डैमेजेस में आते हैं। भाई यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि भाई वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, तो ये क्या हुआ था, आपके इनडायरेक्ट डैमेजेस में काउंट किए गए थे। और कोर्ट ने क्या करा अपील में कि ये जो 20 यूरोज थे इसको मना कर दिया कि 20 यूरोज नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 यूरो ही वहां पर उसको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑलरेडी विद इन नॉलेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर। अगर स्पेशल जो आपके वो हैं डैमेजेस हैं, अगर वो स्पेशली आपके नॉलेज में है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम केस पढ़ेंगे सिम्पसन वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का केस पढ़ेंगे। इसमें था द प्लेंटिफ वाज इन हैबिट ऑफ एग्जिबिटिंग सैंपल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स एट द कैटल शो। ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ पे एक था प्लेंटिफ, ठीक है, अब वो क्या था, वो कहीं पे एग्जीबिशन लगा देता, ठीक है, और वो रेगुलरली लगा देता, मतलब कि हर साल या फिर जब भी वो लगता था 6 महीने में जिस भी पीरियड में लगता था, तो वो जनरली वहाँ पे उसना अपना एग्जीबिशन या फिर अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे लगाता था। तो ही डिलीवर्स हिज सैंपल टू द डिफेंडेंट कंपनी फॉर कंसाइनमेंट टू शो द ग्राउंड एट न्यू कैसल। द कंसाइनमेंट नोट सेड मस्ट बी एट न्यू कैसल बाय मंडे 13। तो क्या हो गया, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को हायर किया, क्या कहा कि जो जो मेरा सामान है वो वहां पे एग्जीबिशन में लगना है, तो उसको क्या करा, मस्ट बी एट न्यू कैसल ऑन मंडे। तो कहाँ पे था ये,
न्यू कैसल में था, और कहा कि ये जो सामान है, जो मेरा सामान है वो कब तक पहुंचना चाहिए, वो मंडे तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मंडे से एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे मैं एग्जीबिशन लगाऊंगा। ठीक है। अब क्या हुआ, डिफेंड वो रेगुलरली ऐसा करता था, प्लेंटिफ क्या करता था रेगुलरली, जैसे कि जब भी वहां पे एग्जीबिशन लगता था तो प्लेंटिफ जाता था और डिफेंडेंट को हायर करता था। एक बार क्या हुआ, डिफेंडेंट ने उसमें देरी कर दी वहां तक सामान पहुंचाने में। जब देरी कर दी तो जो सामान कब पहुंचा, जब ये एग्जीबिशन खत्म हो गया वो तब पहुंचा सामान। अब जब एग्जीबिशन खत्म हो गया तो फिर आने का क्या फायदा हुआ, तो फिर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस फाइल कर दिया कि आपने जो डिले किया है, आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है, तो वहां पे क्या मुझे को लॉस हुआ है, आप जो मेरे को कंपनसेशन दीजिए। तो डिफेंडेंट ने कहा कि भाई ये तो स्पेशल लॉस है ना, ठीक है, डायरेक्ट लॉस नहीं है यहाँ पे। तो कोर्ट ने कहा कि भले ही ये स्पेशल लॉस है, बट आपको पता है, ठीक है, क्या पता है कि प्लेंटिफ जो है हर बार क्या करता है, वहां से जो अपना सामान जो है एग्जीबिशन में लेके जाता है, तो आपके नॉलेज में थी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो इसलिए आप वहां पे लायबल होंगे वो कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है। प्लेंटिफ ने कहा कि भाई मेरे को जो भी मेरा प्रॉफिट बन सकता था, ठीक है, वो मेरे को चाहिए। तो फिर डिफेंडेंट से उसका प्रॉफिट उसको दिलवाया गया, जो कि आमतौर पर वो जो है वहां से ले जाता। ठीक है। तो ये था आपका सिम्पल यूनिवर्सिटी लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का केस। अब कहता है कि फोर्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नॉलेज, कि जो दूरदर्शिता है वो आपके जो है ज्ञान पे भी क्या होता है वहां पर निर्धारित करता है, आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए पढ़ते हम विक्टोरिया लॉन्ड्री लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन्स इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, ये वाला केस पढ़ते हैं। अब इस वाले केस में क्या हुआ था कि अ फर्म लॉन्ड्रर्स एंड ड्रायर वांटेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड देयरफॉर ऑर्डर्ड विद द डिफेंडेंट फॉर द सप्लाई ऑफ बॉयलर ऑफ मच ग्रेटर कैपेसिटी। तो प्लेंटिफ जो था, प्लेंटिफ का काम क्या था, लॉन्ड्री का काम था, लॉन्ड्रर्स एंड डायर्स। ठीक है। तो ये जो इनका वो था बिजनेस था, ये क्या इसको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, है ना, कि इसको बढ़ाना चाह रहे थे। तो प्लेंटिफ ने क्या करा, डिफेंडेंट से न्यू बॉयलर वहां पर मंगवाया कि भाई हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप जो है मेरे को बॉयलर प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, हम एक्सपेंड करेंगे तो प्रॉफिट में बहुत सारा होगा। ठीक है, तो आप हमको नया बॉयलर जो है प्रोवाइड करवा दो, है ना। तो डिफेंडेंट ने कहा, ये जो बॉयलर था ये कब आना था, ये आना था आपका जून तक आना था, है ना। बट वो कब आया, वो आया नवंबर में। ठीक है, कई सारे महीनों के बाद वो क्या हुआ, बॉयलर वहां से आता है। तो प्लेंटिफ ने क्या करा, वहां पे क्लेम कर दी कि डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट विच वुड हैव बीन अर्न्ड इफ द बिजनेस वाज एक्सपेंडेड इन टाइम। ठीक है। तो जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ ने कहा कि भाई मेरे को कंपनसेशन चाहिए। क्या कंपनसेशन चाहिए, मेरे को वो सारा प्रॉफिट चाहिए कि जो कि मैं कमा सकता था अगर डिफेंडेंट टाइम पे मेरे को बॉयलर प्रोवाइड करवा देता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने अलाउ किए 110 यूरोस एज जनरल डैमेजेस। जो कोर्ट ने क्या करा कि 110 जो यूरो थे वो क्या करा वहां पे प्रोवाइड करवा दिए एज अ जनरल डैमेजेस, और जो प्रॉफिट था वो भी अलग से प्रोवाइड करवा दिया कि भाई ये तो जनरल डैमेजेस पकड़ो, और जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो भी डिफेंडेंट क्या करेगा, आपको देगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हार्ले वर्सेस बैक्सनडेल, वहां पे क्या था कि अगर वहां पे क्रैंकशाफ्ट नहीं प्रोवाइड किया गया तो वहां पे जनरली क्या करते थे, वहां पे उसको रिपेयर करवा लेते थे। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे बॉयलर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यहाँ पे भाई उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसके पास फिर ऐसे कोई बॉयलर नहीं है जिसको वो रिपेयर करवा ले, वहां पर उसे नया बॉयलर चाहिए। और अगर बॉयलर नहीं होगा तो उनका बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा नॉलेज में है, सबको पता है, मतलब इनको डिफेंडेंट को पता है कि अगर बॉयलर नहीं होगा तो जो उनकी जो बिजनेस है वो नहीं चलेगा, तो उनकी नॉलेज में था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस भी वहां पे उसको दिलवाए गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी डैमेजेस। वो मैं बता चुका हूं कि जब दोनों पार्टी आपस में एग्री कर लेते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वहां पे कोई पर्टिकुलर वहां पे कंपनसेशन वहां पे उसको मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी डैमेजेस। मतलब कि पहले ही पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो मुझको इतना अमाउंट मिलेगा।
ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 74। सेक्शन 74 बात करता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, कि जहाँ पे पहले ही हमने स्टिपुलेटेड कर दिया, मतलब कि पहले ही हमने बता दिया है कि इतनी जो है पेनल्टी मैं आप पे लगाऊंगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, या फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मुझ पर इतनी पेनल्टी लगेगी। तो जब पहले हमने डिसाइड कर लिया है तो इसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस को हम कहते हैं। ये कहता है सेक्शन 74 कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन if a sum is named in the contract as the amount to be paid in such in case of such breach, तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा है, अमाउंट दे रखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ पेनल्टी, द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच इज एंटाइटल्ड, तो जो पार्टी को लॉस हुआ है वो एंटाइटल्ड होगी किस चीज के लिए, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेजेस or damage or loss is proved to have been caused thereby to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount as the case may be penalty stipulated for। ये कहता है कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उनके बीच में कोई भी पहले ही निर्धारित हो गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो इतना कंपनसेशन हम उसको देंगे। तो भले ही उसमें एक्चुअल लॉस हो या फिर ना हो, ठीक है, भले नुकसान वहां पे एक्चुअली हो या ना हो, बस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होना चाहिए। ठीक है, बस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होना चाहिए, कि नुकसान हो या ना हो वो में उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो जो पार्टी ने ब्रीच किया है तो वो क्या करेगी, दूसरी पार्टी को वो कंपनसेशन देगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, तो फिर बी को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे ए को। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मेरे को 1,00,000 रुपये देंगे तो फिर बी को 1,00,000 रुपये तक देने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भले ही वहां पे 1,00,000 रुपये दे रखा हो, ओवर सिचुएशन देख के उसको कम किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो बट उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होता है तो जो पार्टी ब्रीच करेगी वो क्या करेगी, दूसरी पार्टी को 5,000 रुपये देगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ पर उस ब्रीच से क्या हुआ, जो नुकसान हुआ एक को वो हुआ कितना, 1,00,000 रुपये तक का हुआ। ठीक है, समझ रहे, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें लिख दिया गया कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीच कर दी है तो दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, 5,000 रुपये देगी, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी। अब बी ने क्या करा, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, पर ए को जो नुकसान हुआ उस ब्रीच से क्या हुआ, 1,00,000 रुपये तक का नुकसान हुआ। अब ए जो है ना 5,000 से ज़्यादा रुपये नहीं ले सकता एज अ कंपनसेशन। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया गया था, भले ही उसका नुकसान 1,00,000 का हुआ है पर क्या वहाँ पे उसे 5,000 रुपये ही मिलेगा। तो ये होता है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये आपका सेक्शन कहता है। ठीक है, ये कहता है एक्सप्लेनेशन कि स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। अब ये कहता है कि सपोज ए ने बी पे कोई इंटरेस्ट लगाया कि मेरे को जो है ये अमाउंट वापस कर देना, कितने रेट पर, सपोज 10% इंटरेस्ट लगाया, इस तारीख तक कोई पर्टिकुलर डेट दे दी, मेरे को इस तारीख से पहले पहले मेरे को सामान दे देना 10% इंटरेस्ट के साथ। अगर इस डेट में आपने मेरे को अमाउंट पे नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, ये 10% बढ़ हो जाएगा 25%। तो ये जो इसने जो स्टिपुलेशन लगाया है वो क्या हो गया, वो आपका पेनल्टी के तौर पे लगाया है, उस पर जुर्माने के तौर पे लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिपुलेशन और जुर्माना दोनों की बात यहाँ पे करता है। अब एक्सेप्शन क्या कहता है इसमें, यहाँ पे देखिए बेल बॉन्ड की बात होती है। अब बेल बॉन्ड क्या होता है, बेल बॉन्ड होता है कि जब एक पर्सन अरेस्ट हो जाता है, जब एक पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ए चाहता है कि भाई मैं जो हूँ अरेस्ट ना होकर मैं जो है वहाँ पे बाहर आराम से घूम सकूँ, रिहा हो सकूँ, तो इसके लिए प्रोविजन होता है आपका बेल बॉन्ड। ये कहता है कि आप इतना कोई अमाउंट, ठीक है, जो भी कुछ अमाउंट है वो अमाउंट करिए, वहाँ पे अपने श्योरिटी वहाँ पे लेकर आइए, तो हम आपको रिलीज कर देंगे, और जब जब कोर्ट आपको बुलाए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट नहीं आया, अगर आपने हमारे बीच में जो बेल बॉन्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने इसकी कंडीशंस को ब्रीच किया तो जो आपने मेरे को जो अमाउंट दिया है वो मैं क्या करूँगा, जब्त कर लूँगा। ठीक है, अगर आप आते रहे
और काम पूरा हो गया तो हम आपको ये अमाउंट वापस कर देंगे, बट अगर आपने ब्रीच किया तो ये अमाउंट क्या करेंगे, हम जब्त कर लेंगे। तो हमने क्या किया था, पीछे बात की थी कि उतने अमाउंट तक का हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कंपनसेशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, उतना अमाउंट तक का नहीं, हम पूरा अमाउंट ही वहां पे जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस, ये इसका एक्सेप्शन है। जो सेक्शन 74 आमतौर पे कह रहा है कि जो आपने स्टिपुलेशन लगाया है तो जरूरी नहीं कि उतना ही अमाउंट मिले, उतने तक का अमाउंट मिल सकता है, उससे कम कितना भी मिल सकता है। बट यहाँ पे वाला कंसेप्ट नहीं लगता है, जितना अमाउंट बताया है उतना अमाउंट ही आपका पूरा जो है कंपनसेशन में जाएगा। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये लगाया है तो 10,000 रुपये तक का कि मतलब कि 8,000 रुपये ले जाओ या फिर 5,000 रुपये ले जाओ, नहीं, पूरा 10,000 रुपये ही क्या जाएगा वहां पे कंपनसेशन में जाएगा। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन से इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फटाफट कि ए गिव्स रिकॉग्निजेंस बाइंडिंग हिम इन अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज टू अपीयर इन द कोर्ट। तो वही बॉन्ड वाला केस है, बिल बॉन्ड वाला, कि उसने 500 रुपये दिए कि वो कोर्ट में अपीयर होगा, बट वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो क्या होता है, उसका जो है अमाउंट पूरी तरह से क्या होगा, पेनल्टी के तौर पे जब्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है इलस्ट्रेशन कि ए कॉन्ट्रैक्ट बी टू पे 1000 इफ ही फेल्स टू पे बी 5,000 रुपीज। ए ने बी के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आपको जो है 5,000 रुपये पे करने हैं किसी पर्टिकुलर डे में, कि मैं इस तारीख को आपको 5,000 रुपये आपको दे दूंगा। अगर मैं 5,000 रुपये नहीं दे पाया तो मैं आपको 1,000 रुपये एज अ पेनल्टी दूंगा। तो क्या हो गया, उस दिन तक वो ए पे नहीं कर पाता है, तो अब जो है ना ए को 1,000 रुपये भी देने पड़ेंगे बी को। ठीक है, ये आपका सेकंड इलस्ट्रेशन कहता है। आगे बढ़ते हैं, बी इसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि ए गिव्स बी अ बॉन्ड टू रिपे 1,000 रुपीज विद इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो वही वाली बात है कि पहले जो है क्या करा, किसी पर्टिकुलर टाइम तक कहा कि मुझको ये अमाउंट रिटर्न कर दो 12% इंटरेस्ट के साथ। अगर आप इन 6 महीनों में इसको नहीं दे पाते हो तो क्या होगा, वो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो अब कोर्ट क्या कर सकती है, आपको 75% है जितना भी कोर्ट को रीजनेबल लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो उस हिसाब से जो है कंपनसेशन दिलवा सकती है उतना परसेंटेज का, बट वो 75% से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका वाला इलस्ट्रेशन कहता है। नेक्स्ट आता है आपका ए अंडरटेक टू बी टू पे लोन ऑफ 1,000 रुपीज बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विद स्टिपुलेशन डेट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द होल शैल ड्यू। This stipulation is not by way of penalty. The contract may be enforced according to its term. अब यहाँ पे क्या था, ए को जो है बी को 1,000 रुपये देने थे, ठीक है, 5 किस्तों में। तो बी ने क्या कंडीशन लगाई है कि आप मेरे को 200 रुपये जो है 5 किस्तों में आप मेरे को दोगे। अगर एक भी किस्त छूटी तो मैं मानूंगा कि 1,000 रुपये अब भी बकाया है। सपोज आप मेरे को 800 रुपये दे चुके, ठीक है, अब आखिरी जो है आपको किस्त पे करनी थी, आपने किस्त पे नहीं करी, तो अब आपको फिर से 1,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये भी क्या है, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अब ये इसका अकॉर्डिंगली चल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 75 हम पढ़ चुके हैं कि पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। ये कहता है अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइड अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है कि जब दो पार्टी है, ठीक है, उसमें से एक पार्टी ही खत्म कर रही है। सपोज ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, अब कॉन्ट्रैक्ट को कौन खत्म कर रहा है, वो बी ही खत्म कर रहा है, ठीक है, पर कैसे कर रहा है, वो राइटफुली अपने अधिकार के तौर पे उसको खत्म कर रहा है। अब बी ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है और बी को ही कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, वो वाली बात कौन करता है, सेक्शन 75 करता है। एक सर्कमस्टेंसेस होती है उसके अंदर ही ऐसा ये इन्वोक हो सकता है। सपोज ए ने बी से कहा, क्या कहा कि भाई ये मेरे पास प्लॉट है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना है, यहाँ पे बिल्डिंग बननी है, कितने टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर बननी है। अब सपोज 10 महीने निकल गए, 10 महीने निकल गए, बी ने कोई भी काम नहीं किया उस पर,
तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने देखा कि भाई 2 महीने में क्या ही बिल्डिंग बनेगी, ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दिया कि मेरे को लॉस होगा, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाता हूँ, रिसाइन करवाता हूँ। अब जो तुमने नॉन फुलफिलमेंट किया है कि अगर तुम पहले से बनाने शुरू कर देते तो मेरी बिल्डिंग बन जाती, बट आपने अपना जो है क्या करा, आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे आपने जो अपना नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन किया है उसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, तो अब जो है बी जो है उसको कंपनसेशन देगा ए को, क्यों, क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया, और ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया वो क्या है, वो राइटफुली अपने अधिकार के जो है अंतर्गत करवाया। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 75। इसमें आपका डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट भी वहां पे आपका लगता है। ये हमने इसके लिए अलग क्लास भी बना रखी है, तो उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन कई बार आ चुका है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।